हेलो गाइस, मैं उदय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटलोकार्बोरेंस के बारे में। मेटलोकार्बोरेंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं और किस तरीके की इनमें बॉन्डिंग होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटलोकार्बोरेंस होते क्या हैं। देखो, मेटलोकार्बोरेंस वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मेटल के साथ जुड़ती है, उसे हम बोलते हैं मेटलोकार्बोरेंस। और इसमें जो मेटल्स होती हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। जितनी भी ट्रांजिशन मेटल होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ मेटलोकार्बोरेंस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये होता है मेटलोकार्बोरेंस का डेफिनेशन। तो देखो इसमें क्या लिखना है हमें, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल विद द ट्रांजिशन मेटल आर नोन एज मेटलोकार्बोरेंस। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें CO मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करता है, यानी कि जुड़ता है, तो उसे हम मेटेलिक कार्बोनाइल्स बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हम इसमें ट्रांजिशन मेटल ही क्यों यूज लेते हैं, इसका रीजन ये है कि ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं उनके पास फील्ड डी ऑर्बिटल भी होते हैं और एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होते हैं। फील्ड डी ऑर्बिटल क्यों होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्यों चाहिए हमें और फील्ड डी ऑर्बिटल क्यों चाहिए, उसका ये रीजन है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसमें पहले तो C जो ये कार्बन है जो अपने दोनों के दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को मेटल के एम्प्टी या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा। ठीक है, अब देने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, अब देने के बाद पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब लेना चाहेगा तो कहाँ से लेगा, ये मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से लेगा। ठीक है, तो इसके फील्ड डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से, यहाँ से उठेंगे और इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में आ जाएंगे, जिससे एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, ये होगा हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड, इसे हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, बैक बॉन्ड भी कहते हैं। इसे आगे हम डिटेल से बात करेंगे, इसकी जो बॉन्डिंग होगी ना उसमें हम इसे डिटेल से बात करेंगे। तो आगे ये क्या कहते हैं वो समझते हैं। इन द मेटल कार्बोनाइल CO मॉलिक्यूल एक्ट एज ए न्यूट्रल लिगेंड। देखो CO मॉलिक्यूल है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब इसके पास बच गए दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसके पास। ठीक है, तो और ऑक्सीजन जो है इसके पास अभी 2 लोन पेयर हैं। इन 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर ये बॉन्ड पार्टिसिपेशन में लगा देता है ऑक्सीजन, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, जिसमें एक बॉन्ड जो होता है वो केवल ऑक्सीजन का होता है, यानी कि एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन में लगा रहा है और कार्बन के पास एक लोन पेयर बच जाता है। अब ये लोन पेयर क्या होगा, ये लोन पेयर मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसने मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में दे दिया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद इसे अपने इलेक्ट्रॉन लेना खींचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कहाँ से लेगा, मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से। तो मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। ठीक है, क्योंकि ये इसके पास p ऑर्बिटल ही होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल ही होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, डी ब्लॉक की नहीं है, ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, कार्बन और यहाँ पर। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट हुआ, जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए। यानी कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, इसको हम सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। CO इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लुईस बेस येट इट फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मेटल एटम इन मेटलोकार्बोनाइल्स कंपाउंड्स। यानी कि CO जो होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं होता है। इतना स्ट्रॉन्ग लुईस बेस का मतलब होता है, लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपने आसानी से दे दें, यानी कि
ये जो CO मॉलिक्यूल है इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है उसे इतनी आसानी से डोनेट नहीं करता है, फिर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि इसको पूरे की पूरी तरीके से अगर देखें, ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बन रहा है, इसका मतलब, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारी पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग या फिर पाई डोनेशन जो भी है ना वो है। ठीक है, ये है। आगे क्या है? इन दिस कॉम्प्लेक्सेस मेटल आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड, ठीक है, ये क्या है? मेटल एटम आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसमें जो भी मेटल एटम होंगी, हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल जो होती है ना वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, तो उन्हें ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी ना उस ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, CO के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो एंड ऑलमोस्ट 99% कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल एंड फॉलो EAN रूल, यानी कि इसमें जो 99% जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जितने भी मेटलोकार्बोरेंस होते हैं वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है, और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का रीजन हम समझ चुके हैं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। और सेकंड चीज़ क्या है? फॉलो EAN रूल। देखो EAN रूल क्या होता है? अब मान लो यहाँ पर फेरस है, मेरे पास फेरस हमें पता है 26 पर है। अब 26 पर यानी कि इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 26 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये कितने CO मॉलिक्यूल लेगा? ये देखो, एक CO जो मॉलिक्यूल है ना, एक CO मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमारे 5 CO मॉलिक्यूल कितने देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो फेरस के पास कितने हैं? 26 इलेक्ट्रॉन, और 10 यहाँ से मिल जाएंगे तो कितने हो गए? 36 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? क्रिप्टॉन के पास है, क्योंकि क्रिप्टॉन 36 नंबर पर ही आता है। ठीक है, क्रिप्टॉन के पास होते हैं। तो और ये जो होता है ना, ये एक इनर्ट होता है, ये इनर्ट एलिमेंट है, इनर्ट एलिमेंट। तो हमारा EAN रूल का मतलब ये है कि हमारे CO मॉलिक्यूल उतने जुड़ेंगे उस मेटल के साथ, उतने CO मॉलिक्यूल जुड़ेंगे जितने में हमारा इनर्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। यानी कि फेरस के साथ कितने CO मॉलिक्यूल जुड़ेंगे? 5 जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि हमारा एक CO मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 5 CO मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो और फेरस के पास 26 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 26 नंबर पर है तो 26 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन है, तो 26 यहाँ से और 10 यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे? 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि नोबल गैस जो होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं EAN रूल। EAN रूल ये कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें ओवरऑल इनर्ट गैस का या फिर इनर्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं EAN रूल। और इसी से हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, उसी से इनको स्टेबिलिटी मिलती है, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेटल एटम इन ए गिवन कार्बोनाइल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि मेटल एटम, जितने भी मेटल एटम होते हैं कार्बोनाइल्स में, उनके अकॉर्डिंग हम कार्बोनाइल्स को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स किसे कहेंगे? जिसमें केवल एक ही मेटल एटम हो। ठीक है, तो द कार्बोनाइल्स विच कंटेन ओनली 1 मेटल एटम पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो FeCO का होल 5, CrCO का होल 6, NiCO का होल 4। इसमें देखो क्या है, इसमें एक मेटल एटम ही है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। अगर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स की बात करें तो द कार्बोनाइल्स विच कंटेन 2 और मोर मेटेलिक एटम पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। यानी कि ऐसे कार्बोनाइल्स जिसमें एक से ज़्यादा मेटल एटम प्रेजेंट हों, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। ठीक है, तो ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। MnCO का होल 9। देखो इसमें क्या है, इसमें जो ये CO है, ये CO है ना, ये इसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसे हम बोलते हैं कोबाल्ट, और इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट में क्या होता है? C बड़ा होता है, O छोटा होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में C बड़ा होता है और ऑक्सीजन भी बड़ा होता है। ठीक है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये होता है कोबाल्ट।
आगे बढ़ते हैं। इसके जनरेशन यानी कि इसके प्रिपरेशन मेथड की अगर बात की जाए तो प्रिपरेशन मेथड में बाय डायरेक्ट मेथड भी है, बाय डायरेक्ट सिंथेसिस पे है। इस बाय डायरेक्ट सिंथेसिस में क्या है, हमारा जो मेटल एटम है वो CO के साथ, CO के जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स उनके साथ हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर रिएक्ट करके वो कॉम्प्लेक्स बना देता है, यानी कि मेटलोकार्बोरेंस का फॉर्मेशन कर लेता है। द कार्बोनाइल्स लाइक NiCO का होल 4 FeCO का होल 5 CO2, यानी ये CO2 वो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 वो है, CO मतलब कोबाल्ट, ठीक है, ये 2 हमारे एटम है इसके पास और CO का होल है, ठीक है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ CO विद मेटल एटम एट सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM प्रेशर देना पड़ता है। कब देना पड़ता है, जब Fe की रिएक्शन यानी कि फेरस की रिएक्शन 5 मोल CO यानी कि 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर, तो हमें FeCO का होल 4 मिलता है, ठीक है। ये हमारा निकिल है। निकिल जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल के साथ रूम टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर पर आसानी से रिएक्ट कर लेता है, जिससे मेटलोकार्बोरेंस या फिर निकिल कार्बोरेंस बनते हैं, सॉरी कार्बोरेंस नहीं, निकिल कार्बोनाइल्स बनते हैं, ठीक है। और जो हमारा CO है, कोबाल्ट है, वो 8 मोल CO मॉलिक्यूल्स के साथ 200 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM टेम्परेचर पर रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और सेकंड हमारी अगर मेथड की बात की जाए तो सेकंड मेथड में क्या है, बाय कार्बोनाइलेटिंग द मेटेलिक साल्ट विद CO इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले मेटेलिक साल्ट लेंगे हम, मेटेलिक साल्ट की रिएक्शन CO मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे और एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, और उनकी रिएक्शन करा देंगे एक सूटेबल टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो हमें मेटलोकार्बोरेंस देखने को मिलेंगे। तो ये कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। व्हेन मेटेलिक साल्ट या फिर साल्ट लाइक RuI3 CrCl3 VCl3 COS CiO COCO3 are treated with CO molecule in presence of a suitable reducing agent like Mg, Ag, Cu, Na, H2, AlH4 etc. then metallic carbonyls are obtained। देखो इसमें क्या है, इसमें CrCl3 ये क्या है हमारा, ये हमारा मेटेलिक साल्ट है, CO मॉलिक्यूल के साथ ये इसे हम ट्रीट करा रहे हैं, इसके रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यहाँ पर हमें 115 डिग्री सेल्सियस और 70 ATM प्रेशर देना पड़ेगा, जिससे हमें मेटलोकार्बोनेल्स का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जिससे हमारे साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड AlCl3। अगर हम आगे बात करें तो RuI3 की रिएक्शन वही होगा, सेम टू सेम होगा इसमें, लेकिन अलग अलग मोल के साथ अलग अलग मोल की या अलग अलग एलिमेंट्स के साथ हमें CO मॉलिक्यूल बढ़ते या फिर घटते हुए दिखते हैं। जैसे Ru जो होता है उसे CO के 5 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायर्ड होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, और Ag की प्रेजेंस में होगी 175 डिग्री सेल्सियस और 250 ATM प्रेशर की ज़रूरत होगी, जिससे हमें मेटलोकार्बोरेंस देखने को मिलता है, वो Ru का होता है, ठीक है। MnI2 की अगर बात करें, MnI2 हमें मेटेलिक साल्ट लें तो CO के 10 मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, और Hg के साथ हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। Hg क्या है यहाँ पर, सॉरी Mg क्या है यहाँ पर Mg हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस और 210 ATM प्रेशर यानी कि 210 ATM प्रेशर की हमें ज़रूरत होगी, जिससे Mn2CO का होल 10 प्लस साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा MgI2, ठीक है। ये हमारा है मेटेलिक साल्ट की, जब हम CO मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगली हमारी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ Fe2CO का होल 9 एंड OS2CO का होल 9 फ्रॉम FeCO का होल 5 एंड OSCO का होल 5, यानी कि इन दोनों से हम इन दोनों का प्रिपरेशन करने वाले हैं, इन दोनों को बनाने वाले हैं, इन दोनों से, ठीक है। अब इससे बनाएगा ये बनेगा, इससे ये बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो
यहाँ पर जब हम 2 मोल लेते हैं ना, 2 मोल कोई सा भी FeCO3 FeCO5 का हम 2 मोल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, अल्ट्रावायलेट विकिरण जो होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। इसकी प्रेजेंस में ये 2 मोल यानी कि डाइमर का फॉर्मेशन करता है। ये जो FeCO5 है ये डाइमर बना लेता है, यानी कि जुड़ जाता है, ठीक है। तो और CO का अलग से प्रोडक्ट बनता है और CO जो होता है वो बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये क्या कहता है व्हेन कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ FeCO5 एंड OSCO5 इन ग्लेशियल CH3COH इज ट्रीटेड विद अल्ट्रावायलेट लाइट देन Fe2CO9 एंड OS2CO9 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एज ए प्रोडक्ट। क्योंकि क्या होता है इसमें व्हेन कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ, ये देखो ये जो है ना, इन दोनों का हमें कूल्ड सॉल्यूशन यानी कि ठंडा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अब इस सॉल्यूशन को हम ग्लेशियल CH3COH यानी कि इस एसिटिक एसिड में डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसे हम ट्रीट करेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर डालेंगे। तो जिससे क्या होगा, जिससे इसका डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम FeCO5 ले रहे हैं तो इसका डाइमर बन जाएगा Fe2CO9। अगर हम OSCO5 ले रहे हैं तो OS2CO9 डाइमर के रूप में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन एज ए डाइमर ट्राइमर टेट्रामर, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है, हमें डाइमर ट्राइमर और टेट्रामर देखने को मिलते हैं। ये हमारी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस हैं, इस तरीके से कराएंगे, ठीक है। ये होगा। अगली जो प्रोसेस है हमारी वो क्या कहती है वो देखते हैं। अगली प्रोसेस में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ CmOCO6 एंड WCO6 फ्रॉम FeCO5, यानी कि FeCO5 जो है हमारा, ये जो मेटेलोकार्बोनाइल्स है, इससे हम इन दोनों का फॉर्मेशन करेंगे, इनका फॉर्मेशन करेंगे, इसका कर लेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सिंस CO ग्रुप प्रेजेंट इन FeCO5 आर लेबाइल, देखो इसमें जो CO जो मॉलिक्यूल है ये लेबाइल होता है। लेबाइल और इनर्ट के बारे में अगर नहीं जानते हैं आप तो इसकी मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl माइनस आयन बाय, यानी कि ये जो CO मॉलिक्यूल है इसमें ये लेबाइल होता है। लेबाइल का मतलब होता है रिएक्टिव होता है, काफ़ी फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। इसको हम Cl के द्वारा आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। Cl के द्वारा रिप्लेस कर देंगे बाय ट्रीटिंग FeCO5 विद MOCl6 और WCl6 एंड हेंस MOCO6 एंड WCO6 कैन बी ऑब्टेन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारा कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हम या तो इसके साथ करा लें या फिर हमारा ये जो है इसके साथ करा लें। किसी के साथ कराएंगे ना तो इसमें क्या होगा, ये जो CO है इसको रिप्लेस कर देगा, ये जो क्लोरीन है ये आसानी से रिप्लेस कर देगा, जिससे क्या होगा FeCl बना देगा, FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड बना देगा। काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, सॉरी स्टेबल कंपाउंड होता है, ये बाहर निकल जाएगा और MOCO6 बन जाएगा। अगर हम MOCl6 लेते हैं तो MOCO6 बनेगा, यानी कि ये कार्बोनाइल्स बनेगा, हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम WCl6 की रिएक्शन कराते हैं FeCO5 के साथ तो हमें 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेने पड़ेंगे और 3 ऊपर लेने पड़ेंगे। और देखो यहाँ पर ना 100 डिग्री सेल्सियस और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होती है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होती है, ये इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, WCO6 प्लस FeCl2 और 9 CO के मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी बॉन्डिंग के बारे में, इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके। तो देखो इसमें बॉन्डिंग की बात करें तो देखो क्या है, ऑल द मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स हैव लीनियर MCO बॉन्ड इन विच CO लिगेंड इज लिंक्ड टू द मेटल एटम थ्रू द कार्बन एटम, यानी कि जितने भी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स होते हैं जैसे FeCO6 FeCO5 है, ठीक है, जितने भी FeCO5 NiCO6 जितने भी होते हैं ये सारे के सारे इनमें MCO जो बॉन्ड होता है मेटल और कार्बन
दोनों ऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसमें कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ता है। देखो यार, मेटल के साथ कार्बन एटम ही जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो इसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई भी काम नहीं करता है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NiCO सिग्मा बॉन्ड, यानी कि Ni ये जो निकिल है ये CO के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कार्बन जो होता है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर निकिल के एम्प्टी या फिर वैकेंट d ऑर्बिटल में दे देता है। तो क्या दे देता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड इन NiCO का होल 4 मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग बिटवीन एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन निकल एटम एंड फिल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन कार्बन एटम ऑफ CO मॉलिक्यूल। देखो क्या है, सिंपल है। इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए निकिल जो है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो निकिल है ना, निकिल के पास एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। देखो sp3 कैसे होता है वो देख लेते हैं। निकिल का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखते हैं पहले। तो निकिल कितने नंबर पर आता है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल। निकिल कितने नंबर पर आता है, 28 नंबर पर आता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 होगा, ठीक है। 4s2 3d8, ठीक है, और 4s2 3d8 होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरीके से शो करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 2s में है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में ये हमारा 3d। और यहाँ पर एम्प्टी क्या है, एम्प्टी है हमारा 4p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब CO मॉलिक्यूल आता है, CO मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यानी कि मेटलोकार्बोरेंस बनाने के लिए जब आता है तो क्या होता है, CO मॉलिक्यूल जो होता है हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इनका पेयर बना देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज देता है, इसका पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो आगे एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसकी एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरीके से होती है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि जो 3D है ना ये हमारा फुल हो जाता है। तो फुल कहाँ से होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये खाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, 4s से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा 4s डब्बा है ना, ये 4s का खाली रह जाता है और यहाँ से हमारा 4p का भी खाली रह जाता है। तो यहाँ पर 3D का भर चुका है, हमारा खाली कौन सा है, S और P। S का कितना है, 1 है, और P के कितने हैं, 3 है, sp3। तो जो हमारा एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कार्बन के sp ऑर्बिटल से, कार्बन कहाँ पर है, यहाँ पर अगर निकिल की CO के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन की बात करें तो कार्बन का जो sp ऑर्बिटल है, sp कौन सा है, फिल्ड है, यानी कि भरा हुआ sp है। sp ऑर्बिटल जो है वो उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसके sp3 यानी कि खाली एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है sp। देखो यहाँ पर s जो है वो p के साथ बॉन्ड बना लेता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं sp3 ओवरलैपिंग के बाद, ठीक है। ये नहीं रहता है, ये इनकी एनर्जी ना लगभग सेम ही होती है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुका है और जो कि क्या है, खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। अब इस एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इस कार्बन के फिल्ड sp ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, आएंगे ना यहाँ पर। तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो NiCO सिग्मा बॉन्ड इन NiCO का होल 4 मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन निकल एटम, यानी कि निकल का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि खाली है, जिसमें
जिसमें sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आएंगे। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है? कार्बन का है। किस कार्बन का है? CO मॉलिक्यूल के कार्बन के पास जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके निकल के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले जाएंगे, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इनके बीच में NiCO का सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें आगे तो इन द केस ऑफ MCO का होल 5 एंड MCO का होल 6 टाइप कार्बोनाइल्स, MCO sigma bond result by the overlapping between the vacant dsp3 and d2sp3 hybrid orbital on metal atom and filled sp hybrid orbital on carbon atom of CO molecule। इसमें भी वही होता है, सेम होता है। क्या होता है कि जो मेटल है और कार्बन का और CO मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, उस सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमें पता है क्या होता है, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाते हैं। अब एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पर कौन सा है? अगर इनकॉम्प्लेक्स की बात करें तो मेटल ऑर्बिटल, मेटल का जो खाली ऑर्बिटल है वो DsP3 या फिर D2sp3 हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने बात की ना निकिल में, वैसे ही होता है इसमें DsP3 और यहाँ पर D2sp3 खाली ऑर्बिटल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहाँ से आएंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से आएंगे। किसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से? कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उठ करके dsp3 या फिर d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले जाएंगे, क्योंकि वो खाली है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इस तरीके से इनमें होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ MCO सिग्मा बॉन्ड मेटल एटम एक्ट एज एन एक्सेप्टर वाइल CO मॉलिक्यूल एक्ट एज एन डोनर, यानी कि CO मॉलिक्यूल जो होता है वो डोनर की तरह बिहेव करता है, और जो मेटल है वो एक्सेप्टर यानी कि लेने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह बिहेव करती है, और CO मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये डोनर की तरह बिहेव करता है। Since the metal atom in the metallocarbonyls is in zero oxidation state, the formation of MCO sigma bond accumulate a negative charge on the metal atom, यानी कि जब हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, मेटल निकल या फिर मेटल, मान लो मेटल और CO के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मैंने बात की थी, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं? इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है यही हमारे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना, उस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा। कौन करेगा? इनके बीच में जो चार्ज जनरेट हुआ है वो करेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, इस नेगेटिव चार्ज को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? ये नेगेटिव चार्ज तब कम होगा जब इसके फिल्ड d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में चले जाएं, जिससे हमारी पाई बॉन्डिंग होगी। ठीक है, पाई बॉन्डिंग कैसे होती है? जब इसके फिल्ड d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाए? कार्बन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है, और इसी से ही ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ है ये कम होगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो जनरेट हुआ है, नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है वो किस तरीके से कम हो गए? ऑन मेटल एटम पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है कैन बी काउंटर्ड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग सम नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द मेटल एटम टू CO मॉलिक्यूल, यानी कि मेटल एटम से जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर CO मॉलिक्यूल पर जाते हैं, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल, कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाते हैं, तो ये चार्ज जो मेटल पर जनरेट हुआ है वो कम हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेटल एटम के जो फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएंगे, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इससे हमारे जो ओवरऑल बॉन्डिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है, वो हम डिटेल से समझ चुके हैं। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ MCO पाई बॉन्ड मेटल एटम एक्ट एज ए डोनर वाइल CO मॉलिक्यूल एक्ट एज एन एक्सेप्टर। देखो जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में मेटल एटम बिहेव करती है एज ए डोनर, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, वाइल CO मॉलिक्यूल एक्ट एज एन एक्सेप्टर, यानी कि जो CO मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, तो ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। इन कार्बोनाइल CO मॉलिक्यूल एक्ट एज एन पुअर डोनर बट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ MCO
sigma bond, MCO pi bond, the poor donor CO molecule become a much better donor। यानी कि जो CO लिगेंड होता है वो एज ए पुअर डोनर होता है, यानी कि इतना अच्छा डोनर नहीं होता है। हमने पहले भी बात कर ली कि वो इतना अच्छा लुईस बेस नहीं होता है, इतना अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी को नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि इस पुअर डोनेशन का बिहेवियर है उसको चेंज कर देता है, इसको अच्छा खासा डोनर बना देता है। तो MCO बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि ऐसा जो MCO पाई बॉन्ड है, इस MCO पाई बॉन्ड को इसको हम बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग या फिर बैक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, जो कि इस तरीके से होता है। निकल होता है, निकल का ये फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम, यानी कि निकल ही नहीं, जरूरी नहीं है निकल है हम यूज लें, यहाँ पर हम फेरस भी ले सकते हैं, कोई सा भी ट्रांजिशन मेटल यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मेटल एटम होंगी जिसके पास फील्ड डी ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल होंगे, और जो कार्बन होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है ऑफ CO लिगेंड, यानी कि इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में आएंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल में आएंगे तो पाई ओवरलैपिंग होगी, इसको ही हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, जो कि MC यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये था इसका डायग्राम जिसमें हमें देखने को मिला फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में दे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाते हैं, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग या फिर बैक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेटलोकार्बोरेंस या फिर मेटलोकार्बोनाइल्स या फिर बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।